हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट थैलिडोमाइड, एक ऐसी ड्रग जिसने ना यूके में हमेशा के लिए ड्रग टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स बदल के रख दिए। 1950s में ना जर्मनी में एक ड्रग थैलिडोमाइड डेवलप की गई थी एज अ सेडेटिव, और एनिमल टेस्टिंग में भी ये शो किया कि इवन एट हाई डोजेस ये हार्मफुल नहीं है। थैलिडोमाइड को ना बहुत सी कंट्रीज में मार्केट भी किया गया, इवन इन यूके विद द नेम डिस्टेवल। इसको ना मार्केट किया गया एज अ सेडेटिव प्लस ट्रीटमेंट ऑफ फ्लू, और साथ ही साथ ना प्रेगनेंसी में जो मॉर्निंग सिकनेस और इंसोम्निया होता है ना उसके लिए भी प्रेस्क्राइब किया गया बहुत वाइडली। डिस्टेवल की ना मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग हुई, ऐसा भी कहा गया कि अगर आप नहीं ले रहे हो तो नुकसान कर रहे हो। इसके बावजूद कि ये प्रोडक्ट ना एनिमल्स पे टेस्ट तो हुई थी, लेकिन प्रेग्नेंट एनिमल्स पे टेस्ट नहीं हुई थी। सो 1950s के एंड में ना जब बेबीज पैदा होना शुरू हुए तो उनकी लिम्स मिसिंग थी या शॉर्ट थी, मींस के बाजू और टांगे या तो थी ही नहीं या बहुत छोटी थी। सी डॉक्टर्स को पता था कि बर्थ डिफेक्ट्स ना एट टाइम्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, बट इस टाइम ना नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, नॉर्मल से बहुत ज्यादा। सो जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई ना तो थैलिडोमाइड को पॉइंट आउट किया गया, बट उस टाइम ना जो थैलिडोमाइड के हक में लोग थे ना उन्होंने इस चीज को नेगेट करने की कोशिश की। और जब उन फीमेल से भी पूछा गया कि क्या उन्होंने डिस्टेवल यानी कि थैलिडोमाइड ली थी तो उनको याद नहीं था, लेकिन उन्होंने ये चीज बताई कि उन्होंने फ्लू के लिए भी एक ट्रीटमेंट यूज की थी। उस टाइम ना थैलिडोमाइड बहुत वाइडली यूज हो रही थी, और रिसर्च ने ये प्रूव किया कि फ्लू ट्रीटमेंट की जो ड्रग थी ना ग्रिपेक्स, उसमें भी थैलिडोमाइड यूज हुई। सो इन्वेस्टिगेशन अगेन स्टार्ट की गई, लेकिन इस बार प्रेग्नेंट एनिमल्स के ऊपर, और देयर वर रेंज ऑफ साइड इफेक्ट्स फ्रॉम मिसकैरेज टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फीटस, जिसका मतलब है कि बेबी मदर के अंदर वापस एब्जॉर्ब हो जाता है और खत्म हो जाता है। साथ ही साथ ना डैमेज टू आई, हार्ट, ब्रेन और लिम्स की फॉर्मेशन डिफेक्ट्स भी, जो कि डिपेंड करती थी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर, रिपोर्ट हुई। सो फ्यू एनिमल टेस्टिंग में ये भी रिपोर्ट हुआ कि बेबीज नॉर्मल भी पैदा हो रहे थे थैलिडोमाइड के ऊपर रहने के बावजूद भी। सो इस चीज को चेक करने के लिए ना एनिमल्स की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई, और पता ये चला कि मोस्टली जो बेबीज पैदा होते थे ना वो रात को पैदा होते थे, और जब डिफेक्टिव बेबी पैदा होता था जो एनिमल होता था ना वो कैनाबलाइज कर लेता था अपने बेबी को, मतलब खा जाता था। और मॉर्निंग में ना जब टीम आती थी तो उस टाइम सिर्फ जो हेल्दी बेबी था ना वो वहां पर होता था। सो ये सारा डाटा ना इंटरनेट पे अवेलेबल है, संडे टाइम्स में ना इसकी पूरी रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी। सो 1961 में ना इसको विड्रॉ कर दिया गया और ब्रांड को सू भी किया गया। सो इस इंसिडेंट के बाद ना एनिमल टेस्टिंग के ऊपर बहुत वर्किंग होना शुरू हो गई, कोई भी ड्रग विदाउट एनिमल टेस्टिंग अप्रूव नहीं होती थी। सो अब मोस्टली जो ड्रग्स हम लेते हैं ना उनके ऊपर एनिमल टेस्टिंग हुई होती है और उन्हें कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। लेकिन ये भी याद रखें कि कोई भी कॉस्मेटिक ब्रांड अगर उठ के अपने प्रोडक्ट को कह दे कि ये प्रेगनेंसी सेफ है या लैक्टेटिंग सेफ है तो दिस इज नॉट राइट। सो अगर आपको गाइड किया जा रहा है ना कि आइसोटेरेटिनिन आपने नहीं लेनी या रेटिनॉइड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज नहीं करने, तो उसके पीछे एक रीजन है, एक हिस्ट्री है, प्रॉपर टेस्टिंग है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। और अगर आइसोटेरेटिनिन की बात करें ना तो प्रॉपर फॉर्म्स फिल होते हैं वेस्ट में, आपसे अंडरटेकिंग ली जाती है, और जो फीमेल है ना जो आइसोटेरेटिनिन का कोर्स कर रही होती है उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दिए जाते हैं साथ ही साथ। ये जो क्लेम्स है ना ओपनली मुंह उठा के कुछ ब्रांड्स कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में कर सकते हैं, बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं हो सकता। मार्केटिंग जितनी भी स्ट्रांग हो ना, इतना इन्फ्लुएंस ना हो कि आपका दिमाग ही काम करना बंद कर दे। सो प्लीज थिंक बिफोर यू यूज, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ट्रेंड्स को फॉलो करना बंद करो। ये एक्टिव्स कोई कैंडी नहीं है, ये आपकी स्किन को रुइन कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबली यूज करो, डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कशन करके इस्तेमाल करो।